नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। यह वीडियो मैं देख रहा था और यह वीडियो देखकर मैं सोच रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से जितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, जितने प्यार से गले मिल रहे हैं, स्लो मोशन में देखिए इसको, जितने प्यार से गले मिल रहे हैं, उनके चेहरे का भाव देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिछड़े हुए भाई से मिल गए हैं बहुत दिनों के बाद। जिस मोहब्बत से वो उनसे गले मिल रहे हैं, काश उसका 20% भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए होता, हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसका 20% मोहब्बत भी दे पाते तो आज दुनिया में देश इस तरह से बदनाम न होता और देश के भीतर का मुसलमान इतना परेशान न होता। लेकिन हमारे मोदी साहब की जो मोहब्बत है वो देश के बाहर के मुसलमानों के लिए है, अमीर शेखों के लिए है, सुल्तानों के लिए है, बादशाहों के लिए है। हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए तो कपड़े देखकर पहचान जाते हैं जैसी बात है। खैर, यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटों के लिए इंडिया आए थे, सिर्फ 2 घंटों के लिए, और हालत यह थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच गए उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर और लिखा, मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट पर आया हूं। सारी तस्वीरें गले मिलने की हुई और जाने के बाद पता चला कि इन 2 घंटों में डिफेंस कोऑपरेशन की एक डील हुई है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि असली बात यही है। ये गले लगना, मोहब्बत करना, लेने जाना, ये सारी चीजें तो मोदी जी करते रहते हैं, इसका कोई खास असर नहीं होता है। अभी जर्मनी के चांसलर आए थे तो भी ऐसे ही तस्वीर, ऐसे ही वीडियोस आ रहे थे, उससे कोई बड़ा असर नहीं हुआ। लेकिन इसका बड़ा मानी है, आराम से रुक के थोड़ा सुनिएगा। खाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे, पश्चिम एशिया अगर आप कहिए तो बेहतर होगा, पश्चिम एशिया के अंदर बहुत ज्यादा हलचल देखी जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक ईरान पर हमले का अंदेशा था। सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में रिश्ते जो हैं वो हिस्टोरिकल तौर पर खराब हुए हैं। अपने पूरे इतिहास में सऊदी अरबिया और यूएई के बीच कभी रिश्ते खराब नहीं हुए, लेकिन इस समय सिर्फ खराब नहीं हुए हैं बल्कि हालात यहां तक हैं कि कल अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो उस पर भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं बात करूंगा क्यों। टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान मिलकर नाटो टाइप का संगठन बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें कतर और ओमान जैसे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में पहले ही वो डिफेंस डील हो चुकी है जिसमें यह तय पाया गया है कि अगर सऊदी के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो सऊदी उसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे उसके खुद के ऊपर हमला हुआ है। दूसरी तरफ जो मैंने जहां से शुरुआत की थी कि सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में रिश्ते बेहद खराब हुए हैं। मामला बिगड़ा तब जब इजराइल और गजा वार का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। गजा वार के दौरान सऊदी अरबिया कुछ खास किया तो नहीं, लेकिन लगातार स्टेटमेंट देता रहा। वहीं अगर आप देखेंगे तो यूएई जो है, अब ऐसे पेपर सामने आ रहे हैं, अब ऐसे राज खुल रहे हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा होने को तैयार था, इजराइल की पूरी मदद कर रहा था, इंटेलिजेंस में मदद कर रहा था, बाकी सारी चीजों में मदद कर रहा था। यानी अब यह क्लियर है कि गजा वार के समय भले बयान कुछ भी आया हो लेकिन यूएई पूरी तरह से इजराइल के साथ था। अब इसके आगे जाके देखें, यह तो साथ होने ना होने का मामला हो गया। जहां सीधी टकराहट हुई वो जगह थी यमन। यमन और सऊदी अरबिया के बीच में प्रॉब्लम काफी पुरानी है। तकरीबन 1 दशक यमन और सऊदी अरबिया एक खास तरह की जंग में हूथी जो वहां के हैं और सऊदी अरबिया एक खास तरह की जंग में रहे। अब हुआ यह कि यमन के अंदर एक नई फोर्स डेवलप हुई, एक नई मिलिशिया डेवलप हुई जो हूथी के भी खिलाफ थी, और जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, सऊदी अरबिया सपोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके भी खिलाफ थी। और उसने कई सारी जगहों पर एडन वगैरह पर कब्जा करने की कोशिश की। एडन के बारे में कम पता होता है लोगों को आमतौर पे। यमन के ये एक ऐसा इलाका है जहां हिंदुस्तानी मूल के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन उन इलाकों में कब्जा होना शुरू हुआ एक ऐसी मिलिशिया का जिसको सऊदी अरब और इजराइल सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो यमन में मिलिशिया हूथी होती एक तरफ, जिसका सना और बाकी सारी जगहों पर कब्जा है, दूसरे इलाके में, छोटे से इलाके में गवर्नमेंट होती सऊदी अरबिया सपोर्टेड, और उस गवर्नमेंट के लिए बड़ा खतरा बनता वो मिलिशिया जिसको खड़ा किया था यूएई ने और इजराइल ने।
और वो सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। सऊदी अरब बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में इजराइल का एक मामला खड़ा हो, इजराइल की एक मिलिशिया खड़ी हो। और आप देखते हैं कि 10 सालों तक यूएई ने चुपचाप जो वहां पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया था, 5 दिनों के अंदर सऊदी अरबिया ने उस पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया और अब वो मिलिशिया ही डिसबैन हो चुका है, खत्म हो चुका है, मट चुका है। अब उस मिलिशिया का वजूद नहीं है। तो इन सब चीजों से हुआ क्या है? इन सब चीजों से हुआ यह है कि यूएई मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ा है। आप ईरान के मसले को देख लीजिए, एकदम लग रहा था कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। किसी भी रात 11-12 तारीख की रात को तो यह लग रहा था कि कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन हमला क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी थीरीज के पीछे बड़ी थीरी यह है कि सऊदी अरबिया, टर्की और कतर और ओमान, इन 4 मुल्कों ने अमेरिका से यह कहा कि ईरान पर हमला मत करिए, ईरान पर हमला पूरी खाड़ी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इजराइल ने कहा कि इस समय अगर आप हमला करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि तख्ता पलट हो, बल्कि इस बात के इम्कान ज्यादा हैं कि वहां पर तख्ता पलट ना हो और खामनेई और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। सऊदी अरबिया ने जिन मुल्कों को साथ लिया इस काम के लिए, उसमें यूएई शामिल नहीं था। ईरान के साथ यूएई के कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं और टर्की के साथ इनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन इधर सऊदी अरबिया और टर्की के बीच में रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, जबकि यूएई उस पूरे फ्रेमवर्क से बाहर है, क्योंकि यूएई के ऊपर मिडिल ईस्ट में कोई नहीं भरोसा करता। वजह आप जानते हैं कि इजराइल के सबसे करीबी अगर मिडिल ईस्ट में कोई मुल्क है तो वो यूएई है। और इधर यही हाल हुआ है भारत का। दक्षिण एशिया में भारत लगातार अकेला पड़ता गया है। अमेरिका के लगातार हस्तक्षेप की वजह से ईरान से रिश्ता खराब हुआ है। तो एक तो आप ईरान की अभी मैं बात कर रहा था, साउथ एशिया पर मैं आऊंगा। पाकिस्तान के साथ भारत का कोई रिश्ता है नहीं। नेपाल लगातार, नेपाल की वैसे भी नेपाल एक बहुत शानदार देश है, लेकिन कोई स्ट्रेटजिक या आर्मी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे भारत को कोई फायदा हो सके। और उसके बावजूद नेपाल लगातार चाइना के पास गया है, बांग्लादेश चाइना के पास गया है, बांग्लादेश से लगातार धमकियां आ रही हैं, वीजा देना बंद है और रिश्ते अपने लोवेस्ट स्टेप पर हैं। श्रीलंका के साथ बस हमारे रिश्ते हैं, कोई बुरे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन श्रीलंका के रिश्ते चाइना से ज्यादा बेहतर हैं। मालदीव वगैरह की बात ही छोड़ देते हैं। तो एक तरह से आप साउथ एशिया में अकेले पड़े हैं। अमेरिका के कहने पर आप चाबहार से बाहर आए तो ईरान से रिश्ते खराब होने ही हैं। अमेरिका के कहने पर आपने रशिया से तेल खरीदना कम किया, तो मैंने आपको वो बयान दिखाया था पुतिन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया में हम बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों से रिश्ता बढ़ा रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ता अब वैसा नहीं रह गया जैसा था। 4 रोजा जंग जो हुई, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, उसमें भारत ने यह एहसास किया कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। अमेरिका तो नहीं खड़ा है। ट्रंप तो जब चाहता है, जैसे चाहता है, बेइज्जत कर देता है और मोदी जी खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे में क्या ये 2 ऐसे लोगों का मिलन है जो अपने अपने इलाके में अकेले पड़ गए हैं, अपने अपने खित्ते में अकेले पड़ गए हैं? और दोनों के बीच अगर कोई कॉमनैलिटी है तो वो ये है कि एमबीजेड के राज में सऊदी अरबिया इजराइल के बेहद करीब गया है। इतना करीब गया है कि अपने ही अरब मुल्कों को दुश्मन बना लिया है। इतना करीब गया है कि गजा में अरबों का जेनोसाइड चल रहा था और यूएई इजराइल को सपोर्ट कर रहा था पूरी तरह से। कहा जाता है कि अंत में आदमी अपनों की तरफ ही जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूएई अमेरिका या किसी और दबाव में फिर से सऊदी अरबिया के साथ अच्छे रिश्ते बना ले, फिर आपका क्या होगा? ये सवाल हैं और हजारों सवाल हैं। लेकिन आजकल हमारी जो डिप्लोमेसी होती है वो ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के लिए होती है। वो मोदी भक्तों के लिए होती है कि फोटो दिखा के कह सकें कि देखो हमारा डंका बज रहा है। लंबा सोचना, गहरा सोचना, ट्रेडिशनल जो हमारी एक डिप्लोमेसी है उसको बनाए रखना, ये सब तो खैर कोई सोच ही नहीं रहा है। इसलिए गले मिलने, हाथ मिलाने, गाड़ी में साथ बैठने, एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करने, इन सब की तस्वीरें देखकर खुश होइए, मन को बहलाइए। बाकी जो है वो तो मैंने आपको बताया ही। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।